नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम देश की कुछ अहम खबरें पेश करने जा रहे हैं। चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। आकाश आनंद पर कार्रवाई को लेकर बसपा में अटकलों का दौर अब तेज हो गया है। माना जा रहा है कि वर्चस्व कायम करने के साथ गठबंधन की हिमायत इस कार्रवाई की वजह बनी है। बहरहाल आकाश के लिए अब आगे की राह आसान नहीं होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासी जमीन हमेशा रपटीली रही है। बसपा में उथल पुथल कोई नई बात नहीं है। बता दें कि पार्टी के सारे पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद का विक्टिम कार्ड बसपा सुप्रीमो मायावती को रास नहीं आया। इसी वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई। उन्हें आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में तनिक भी देर नहीं लगी। वहीं बसपा की दरगती हुई सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए मायावती 8 साल पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में लाई थी। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रपति कोऑर्डिनेटर से लेकर अपना उत्तराधिकारी तक बनाया था। आकाश आनंद से नाराजगी के कारण पार्टी सूत्रों की माने तो आकाश आनंद बीते कुछ दिनों से पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे थे। आकाश कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। इसमें उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी अहम भूमिका निभा रहे थे। पार्टी को अपने तौर तरीकों से चलाने की आकाश की मुहिम को लेकर अंदर खाने नाराजगी बढ़ती जा रही थी। जो अहम फैसले मायावती के नजदीकी पदाधिकारी लेते थे, उनमें आकाश सीधे हस्तक्षेप करने लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि आकाश आनंद पर मायावती जितनी नाराज हैं, उतने ही उनके पिता यानी अपने भाई पर मेहरबान हैं। जैसा कि मालूम है कि मायावती ने आकाश के पिता आनंद कुमार को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। बताया जा रहा है कि मायावती का अपने भाई पर भरोसा धीरे धीरे बढ़ता गया। आकाश आनंद के पास कब क्या विकल्प? भतीजे आकाश आनंद के सियासी पर कतरने की बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी कोशिश फिर से बसपा प्रमुख के भरोसा जीतने की दिशा में होनी चाहिए। आनंद के सामने ये भी विकल्प है कि बसपा से बाहर अपना सियासी भविष्य तलाशें। मायावती के एक्शन के बाद खामोशी के साथ अपने कारोबार पर खास फोकस कर सकते हैं। भाई आनंद पर नरम क्यों मायावती? बीएसपी सूत्रों के मुताबिक 7 फरवरी को आगरा में आकाश आनंद के साले की शादी थी। मायावती ने कई नेताओं को उसमें जाने से मना किया था, क्योंकि वो अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी थी, जिससे मायावती नाराज चल रही थी। लेकिन उस शादी में आकाश आनंद भी गए और कई ऐसे नेता और कोऑर्डिनेटर भी पहुंच गए जो अशोक सिद्धार्थ के करीबी भी माने जाते हैं। बेटे की साले की शादी होते हुए इसमें आनंद कुमार नहीं गए। बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ताबड़तोड़ फैसले से यूपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों से हलचल देखने को मिल रही है। भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ मायावती का गुस्सा अब खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल मायावती ने पहले आकाश आनंद से सभी पद छीन लिए और बाद में कई आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। वहीं मायावती ने आकाश के पिता आनंद कुमार को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। हालांकि आकाश आनंद पर एक्शन का ये पहला मामला नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व करार देते हुए जिम्मेदारियां छीन ली थी। आकाश को पार्टी से निकाले जाने का कारण उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव को बताया गया है। मायावती ने एक्स में पोस्ट में ये बात की पुष्टि की है और कहा है कि पार्टी और मूवमेंट की भलाई को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। मायावती का कहना है कि बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में आकर पार्टी हित को नजरअंदाज कर रहे थे। इसी के चलते उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था। पार्टी का मानना है कि इन परिस्थिति में आकाश को अपनी परिपक्वता दिखाते हुए पश्चाताप करना चाहिए था। माया को बर्दाश्त नहीं हुआ दिशा निर्देशों का उल्लंघन। चर्चा ये भी है कि यूपी के बाद हरियाणा और दिल्ली में मिली शिकस्त के बाद आकाश गठबंधन की हिमायत कर रहे थे, जो कि मायावती के दिशा निर्देश का सीधा उल्लंघन था। कई बार गठबंधन करने पर बाद में धोखा मिलने से मायावती इसकी पक्षधर नहीं थी।
जिसकी आकाश आनंद और उनकी टीम मुखालफत करने लगी थी। वहीं बीते दिनों आकाश द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ की गई बयानबाजी का भी बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान लिया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की थी। आकाश और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ द्वारा लगातार पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की लामबंदी करना भारी पड़ गया। दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आकाश ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पार्टी में तमाम दिक्कतें हैं जिन्हें वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ पदाधिकारियों की वजह से पार्टी को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। ये लोग गलत जगह बैठे हैं और काम नहीं करने देते हैं। इसे मैंने भी महसूस किया है। हम उन्हें छेड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन खुद को मजबूत जरूर कर सकते हैं। मायावती को था पार्टी में दो फाड़ का डर। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर आकाश आनंद को सारे पदों से हटाने के बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को उनकी राजनीति दूरदर्शिता माना जा रहा था। तब उन्होंने आकाश की सियासी पारी को बचाने के लिए खुद कार्रवाई करने का फैसला किया था। पर इस बार मायावती ने ये फैसला पार्टी में दो फाड़ होने के डर से किया है। रिश्तों की माया में नहीं फंसते हुए उन्होंने आकाश पर सख्ती के साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी खूब खरी सुनाई। कौन है आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ? कभी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की गिनती मायावती के करीबों लोगों में होती थी, लेकिन 12 फरवरी 2024 को मायावती ने कड़ा फैसला ले लिया। अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी की राजनीति से छुट्टी हो गई। मायावती ने इस पोस्ट में लिखा, अशोक सिद्धार्थ चेतावनी के बावजूद गुटबाजी में लगे थे। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया। अशोक सिद्धार्थ पर मायावती ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, यूपी समेत पूरे देश में पार्टी के दो गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का अति घिनौना कार्य किया गया है। आकाश के लिए आसान नहीं आगे की राह। फिलहाल मायावती के फैसले से पार्टी में घमासान की स्थिति है। इससे भविष्य में बड़े फेरबदल के भी आसार हैं। मायावती की नाराजगी का अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने आकाश पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह से अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया। वहीं आकाश के निष्कासन के बाद अब उनकी आगे की राह आसान नहीं लगती है। उनके पास पहला विकल्प अलग संगठन बनाना, दूसरा विकल्प मायावती की नाराजगी कम होने का इंतजार करना है। हालांकि जिस तरह राजनीति में पदार्पण के बाद आकाश युवाओं की पसंद बनते चले गए, ये भविष्य में बसपा के लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम खबर की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और एनडीए में सीएम फेस को लेकर तकरार की खबरें आ रही हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख साफ किया। फिर भी सस्पेंस है कि खत्म नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अभी एनडीए की सरकार है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बीजेपी के 80, जेडीयू के 45 और जीतन राम मांझी की हम पार्टी के 4 विधायक हैं। वहीं विपक्ष के पास 107 विधायक हैं। ये खास रिपोर्ट। क्या नीतीश बिहार में सीएम फेस? नीतीश को फिर से सीएम फेस के तौर पर पेश करने के लिए बीजेपी पर दबाव। बीजेपी नहीं बनाना चाहती एनडीए का नेता। चुनाव से पहले जेडीयू ने बढ़ाई मोदी शाह की टेंशन। एनडीए का नेता घोषित करने में बीजेपी को दिक्कत क्या? जेडीयू को लाडले मुख्यमंत्री वाले बयान से तसल्ली नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन सीएम फेस है, क्योंकि जेडीयू जहां एक तरफ नीतीश कुमार को फिर से सीएम फेस के तौर पर पेश करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में थे, जहां उन्होंने बीजेपी जेडीयू की एक ज्वाइंट रैली को संबोधित किया था।
पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहा, लेकिन जेडीयू ने कई नेता इससे खुश नहीं थे। उन्होंने उम्मीद थी कि पीएम मोदी इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। बीजेपी से नीतीश को लेना होगा गठबंधन नेता का सर्टिफिकेट। नीतीश कुमार को बिहार में होने वाले हर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन का नेता होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और थोड़े ना नुकुर के बाद फिर मिल भी जाता है। लेकिन आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के मन में थोड़ा संकोच देखने को मिल रहा है। बता दें कि नीतीश कुमार को बिहार चुनाव के लिए एनडीए का आधा नेता घोषित कर दिया गया है, आधा अब भी बाकी है और उसी की लड़ाई जारी है। बिहार बीजेपी की तरफ से तो नीतीश कुमार को एनडीए का नेता करीब करीब घोषित कर दिया गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसदीय बोर्ड से नीतीश कुमार के नाम के अप्रूवल का जो क्लॉज लगाया है वो अभी रोड़ा बना रहेगा। असल में नीतीश कुमार ने तो अमित शाह के बयान के बाद से ही पैंतरेबाजी शुरू कर दी थी। अब तो ये डिमांड उनके बेटे निशांत की तरफ से भी रख दी गई है कि नीतीश कुमार को बिहार चुनाव के लिए एनडीए का नेता घोषित किया जाए। नीतीश कुमार राजनीति में आएंगे भी या नहीं, यह तो अभी पक्का भी नहीं है, लेकिन पिता को एनडीए का नेता बनाए जाने की मांग तो जोरों शोरों से करने लगे हैं। निशांत कुमार के बयान से साफ है कि बीजेपी को वो एक गठबंधन पार्टनर से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते, वो भी छोटे भाई वाले रोल में ही हैं। बता दें कि जैसे अमित शाह के संसदीय बोर्ड वाली बात के बाद बिहार बीजेपी एक्टिव थी, वैसे ही दिलीप जायसवाल के बयान के बाद भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। अब तो सवाल यही बचा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित करने में कौन सी मुश्किलें आड़े आ रही। नीतीश कुमार ऐसे घुटे हुए राजनीतिज्ञ हैं कि अब कौन दाव चल दे और कब किस चाल से बाजी पलट दे कोई नहीं जानता। सिर्फ पाला बदलने की ही बात नहीं, बिहार की राजनीति में ऐसी कई चालें नीतीश कुमार के नाम दर्ज हैं, जिसकी शिकार बीजेपी भी हुई है और लालू यादव भी बीजेपी नेतृत्व पहले से ही केंद्र सरकार को मिले सपोर्ट के लिए नीतीश कुमार के एहसान तले दबा हुआ है। अगर अभी से नीतीश कुमार को एनडीए का नेता भी घोषित कर दिया जाए तो भला उनको कोई कंट्रोल कर पाएगा? हो सकता है बीजेपी नेतृत्व को लगता हो कि अगर अभी से नीतीश कुमार को बिहार एनडीए का नेता घोषित कर दिया गया तो वो कदम कदम पर मनमानी करने लगेंगे और सीटों पर सहमति बनाना मुश्किल हो जाएगा। लंबे कार्यकाल के बाद किसी भी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रह पाती। परिस्थितियां और कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन लोग एक चेहरे से ऊब ही जाते हैं। हालांकि किसी को भी शायद ही कोई शक हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और यह 2020 में भी महसूस किया गया था, लेकिन बीजेपी और मोदी की मदद से नीतीश कुमार ने सब मैनेज कर लिया। आखिर रैली में बोले भी थे, अंत भला तो सब भला। जाहिर है बीजेपी को भी लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की कीमत उसे भी ना चुकानी पड़े। थोड़े थोड़े समय के लिए छोड़ दें तो शुरू से अब तक बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सत्ता में साझेदारी तो रही ही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल और मुखबा दौरे के दौरान भेड़ की ऊन से बनी बादामी और स्लेटी रंग का कोट पहनेंगे। इसके साथ ही ब्रह्म कमल और तिरंगे और लाल रंग की पट्टी लगी हुई पहाड़ी टोपी भी उनके लिए तैयार की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जब कभी देश दुनिया के दौरे पर जाते हैं तो उनकी वेशभूषा पर सबका ध्यान होता है। वह अपने दौरे के दौरान उस क्षेत्र की वेशभूषा पहनकर स्थानीय लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इसी क्रम में आगामी 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा पर बसे हर्षिल और मुखबा के दौरे पर आ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट।
मां गंगा शीतकालीन प्रवास मुखबा में प्रधानमंत्री मोदी के 1 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं स्थानीय निवासियों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। मां गंगा के मायके मुखबा और वाइब्रेंट विलेज हर्षिल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री यहां के पारंपरिक परिधान में नजर आ सकते हैं। उत्तरकाशी जिले में जिला प्रशासन और ग्रामीण प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक परिधान तैयार करा रहा है। ये परिधान आप प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं, इसमें आपने क्या चेंजेस किए हैं? हाँ, इसमें ऐसा कि ये जो पोशाक है मिर्जाई, ये मैंने बचपन में देखा था कि पुराने लोग इसको पहनते थे। तो अब बीच बीच में ये विलुप्त के कगार पर आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरानी जो पहचान है पहाड़ की, उसको फिर उजागर करूं और मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट कर पाऊं, और ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और लोग फिर अपने पुरानी कल्चर पद्धति शैली को अपनाएं। इस परिधान का प्रचार प्रसार होने से उम्मीद है कि युवा वर्ग भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। पारंपरिक परिधानों में भेड़ की ऊन के कपड़े से बना बंद गले का कोट, पजामा व पहाड़ी टोपी शामिल है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के दौरान किन्नौरी जनजाति समुदाय के द्वारा तैयार किए स्थानीय उत्पाद भेंट करने की योजना बनाई है, जिसमें कोट, पजामा व पहाड़ी टोपी शामिल है। इसमें पहाड़ी टोपी भी होगी जिस पर ब्रह्म कमल लगा होगा। सीमांत ग्राम्य उद्योग के प्रबंधक कमल सिंह नेगी ने बताया कि जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री के लिए स्लेटी व बादामी रंग के ऊनी कपड़े तैयार करने को कहा है। इस ऊन से बने भेंडी की खासियत मानी जाती है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिगत यहाँ के किसी शीतकालीन पर्यटन स्थल का दौरा करने का आग्रह किया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है और राज्य को ऊर्जा मिल सकती है। सीमांत ग्राम्य उद्योग प्रधानमंत्री के परिधान बनाकर तैयार कर चुका है। कमल सिंह का कहना है, ये परिधान प्रधानमंत्री के लिए बनाए गए हैं। ये ऊनी वस्त्र पहाड़ों की मुख्य पहचान है, जिसे हम प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। इस वस्त्र का नाम मिर्जाई है, जो विलुप्त के कगार पर था। इसे अब फिर से बनाकर इसे आने वाली पीढ़ी व पूरे भारत व विश्व में दिखाया व बनाया जाएगा। इसका प्रचलन फिर से किया जाएगा। निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रस्तावित दौरा, उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है मंदिर समिति के द्वारा भी, और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। और हम नज़रें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आए और माँ गंगा की गोद में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना करें। और ये जो शीतकालीन जो यात्रा है, इस यात्रा को जो है बहुत प्रमोट करें। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिशा और दशा बदलेगी, और जितने भी हमारे वाइब्रेंट विलेज हैं, जो हमारी शीतकालीन यात्रा है, वो बहुत प्रमोट होगी। और हम सब लोग उनकी तैयारी में तैयार हैं। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 मार्च को मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा हर्षिल में 1 दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में सीमांत ग्राम्य उद्योग भी पीएम के स्वागत को तैयार है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए चिरंजीव सेमवाल की खास रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।